वीएस क्लासेस अमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मिशन कांस्टेबल 2026 में ये हमारी अगली क्लास है। स्टैटिक जीके के अंतर्गत मध्य प्रदेश का हम सामान्य परिचय देख रहे हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हमने 15 से 20 पार्ट्स में जो है उसका परिचय देख लिया है। ठीक है, जिसमें हमने उसका भौतिक परिचय भी देख लिया है, उसका हमने आर्थिक परिचय देख लिया है, इसमें हमने उसके प्रादेशिक जो विभाजन है, भौतिक विभाजन, उनको हमने देखा है। नदियां, पहाड़, वनस्पति, कृषि, इन सभी चीजों को हमने पढ़ लिया है। तो ये क्या चल रही है सारी चीजें, शॉर्ट में फिर से मैं आपको रिकैप दे दूं कि एमपी कांस्टेबल का जो एग्जाम आपका होने वाला है 4-5 महीने के ड्यूरेशन में, उसके कंप्लीट सिलेबस को हम यहाँ नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, ईएसबी का नया पैटर्न भी लागू हो गया है, आपको पता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट सिलेबस हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। डेली क्लासेज आ रही हैं, जो बच्चे हमारे साथ कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, उनका रिस्पांस भी आ रहा है, कमेंट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो देख पा रहे होंगे क्लासेस डेली आ रही हैं, वीकली टेस्ट, पीडीएफ नोट्स के साथ, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन और रिकॉर्डेड बैकअप के साथ ये पूरा हमने जो मिशन है आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जो भी एमपी कांस्टेबल की तैयारी करना चाह रहे हैं। तो केवल एमपी कांस्टेबल ही नहीं, दूसरे भी वनडे एग्जाम हो गए या एमपीपीएससी, उनके एग्जाम में भी ये जो है हमारे टॉपिक जो आ रहे हैं, कॉमन टॉपिक हैं, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हम बार बार चीजें बताते हैं, इसलिए पता नहीं कौन सी क्लास आपकी पहली क्लास हो, इसलिए। ठीक है ना। पीडीएफ नोट्स आपको कहाँ से मिल सकता है, तो क्यूआर दिखाई दे रहा होगा आपको, एक टेलीग्राम का है, एक इंस्टा का है। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए हैं तो टेलीग्राम पे हमसे संपर्क करिएगा, और इंस्टा में अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत सारे शॉर्ट वीडियो मिलेंगे जो करंट अफेयर, जीके, जीएस से रिलेटेड होंगे, जो आपके नॉलेज को और बूस्ट करेंगे और आपके एग्जाम में आपकी तैयारी में मदद करेंगे। ठीक है ना। चलिए, अब ये सारी चीजें हो गई ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ऑफलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ पर संचालित हो रही हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर सामने कॉन्टेक्ट नंबर देख पा रहे होंगे, इसके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चाहे एमपीपीएससी के हों, चाहे एसएससी के हों, चाहे एमपी कांस्टेबल के हों या बैंकिंग के हों, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप करना चाहते हो, उनकी जो ऑफलाइन क्लासेज है वो भी संचालित हो रही है, मिनिमम फीस पे हो रही है। आप इसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हमारे आज के टॉपिक में। हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे राज्य व्यवस्था, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। इससे पहले वाले पार्ट में हम उसको कवर किए हैं, राज्य व्यवस्था क्या होती है, उसके कितने अभिन्न अंग होते हैं, जिसमें हमने 3 अभिन्न अंगों के बारे में पढ़ा था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस तरह से हमने देखा था उसका हायरार्की। ठीक है, तो हमने विधायिका के बारे में पढ़ा था, विधायिका क्या होती है, नियम बनाने वाली संस्था को हम विधायिका कहते हैं, फिर उन नियमों का पालन भी कोई कराएगा। तो अब हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका क्या करती है, विधायिका के द्वारा बनाए गए नियमों का या कोई योजना लेकर आती है हमारी विधायिका, तो उसका पालन कराना, राज्य में उनको लागू कराना, ये कार्यपालिका का कार्य होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि विधायिका कैसी संस्था है राज्य व्यवस्था की, जो नियम बनाती है। कार्यपालिका उन नियमों को लागू कराने वाली संस्था होती है कार्यपालिका। तो यहाँ पर हम कार्यपालिका को देखेंगे, इसकी भी हायरार्की हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे मुख्य भाग होते हैं, 2 ही होते हैं, कार्यपालिका के मुख्य 2 भाग होते हैं। एक तो होता है आपका अस्थायी कार्यपालिका, जिसे राजनैतिक कार्यपालिका भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है स्थायी कार्यपालिका, इसे प्रशासनिक कार्यपालिका भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बताते हैं। जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद आएंगे। ठीक है, और अस्थायी क्यों है, क्योंकि ये अस्थायी होते हैं, चुनाव के माध्यम से आते हैं, इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है, उसके बाद अनिश्चित कार्यकाल होता है। तो एक अनिश्चित कार्यकाल तक ही ये अपने पदों पर रहते हैं, फिर दोबारा से चुनाव कराए जाते हैं, दोबारा से इनका चयन होता है, इसलिए इसे राजनैतिक कार्यपालिका भी कहते हैं। ठीक है ना। वहीं स्थायी कार्यपालिका, ये प्रशासनिक कार्यपालिका, ये जो है इनका कार्यकाल जो है वो निश्चित होता है, कार्यकाल निश्चित होता है। ठीक है, मतलब, और ये चयनित होकर के नहीं आते, चुनाव के माध्यम से नहीं आते, ये मुख्य परीक्षाओं के माध्यम से चयनित होकर के आते हैं, और इन्हें जो है यहाँ पर जो आपकी विधायिका या विधानसभा या राज्य व्यवस्था में है, इनका चयन किया जाता है। ठीक है, बाकी इनका कार्यकाल जो है निश्चित समय के लिए होगा, इन्हें आप हटा नहीं सकते ऐसे, जब तक उनका कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसमें आपके मुख्य सचिव,
पूरा सचिवालय यानी वल्लभ भवन में जो भी पूरा सचिवालय होते हैं वो सभी आएंगे, जिसमें अलग अलग विषयों अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं जो सरकार को ये सलाह देने का कार्य करते हैं, मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये इनका प्रमुख कार्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ महाधिवक्ता की बात कर रहे हैं तो महाधिवक्ता राज्य कार्यपालिका का एक अभिन्न हिस्सा होता है। यह न्यायपालिका का हिस्सा समझने की भूल इसे नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये बात क्लियर की जा रही है। जो महाधिवक्ता है, ठीक है ना, एडवोकेट जनरल कहलाता है, ये कार्यपालिका का अभिन्न अंग होता है, ठीक है, ना कि न्यायपालिका का। और क्या होता है ये, इसके बारे में आगे बताएंगे। ये राज्य सरकार का एक तरह से वकील होता है। जैसे अलग अलग व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे वकील होते हैं, लेकिन ये राज्य सरकार का वकील होता है जिसे महाधिवक्ता कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमने कार्यपालिका के दो विभाजन देख लिए, कौन कौन से, स्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका जिसे राजनैतिक कार्यपालिका कहते हैं, इसके भी दो अभिन्न अंग होते हैं। एक होती है वास्तविक कार्यपालिका और एक होती है नाम मात्र की। क्या क्या बताया मैंने, एक होता है वास्तविक कार्यपालिका और एक होता है नाम मात्र की कार्यपालिका। ठीक है ना, तो ये कौन होते हैं, अब देखिए। जो वास्तविक कार्यपालिका यानी कार्यपालिका का जो वास्तविक अधिकार है, उसकी क्षमता है, जिसके पास होंगे उसे वास्तविक कार्यपालिका कहेंगे, जो कि होते हैं सीएम यानी मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, नाम मात्र की कार्यपालिका कौन होगा, जिसके पास केवल नाम मात्र की शक्तियां होती हैं कार्यपालिका की, जैसे गवर्नर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे राज्यपाल, राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल को ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि किस प्रकार की कार्यपालिका है, तो ये नाम मात्र की कार्यपालिका है। वास्तविक कार्यपालिका सीएम होते हैं। जैसे आपके देश में देखें, कंट्री में देखें तो क्या होता है, जो आपके वास्तविक कार्यपालिका होते हैं, जो वास्तविक होता है वो कौन होता है, आपका मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, सॉरी, देश में है तो प्रधानमंत्री होंगे, और जो उनके नाम मात्र की जो कार्यपालिका होंगी या देश का प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन उनकी कार्यपालिक जो शक्ति होती है वास्तविक रूप से वो जो है प्रधानमंत्री के पास होता है। वैसी ही व्यवस्था आपको राज्य के अंदर देखने को मिलेगा कि वास्तविक कार्यपालिका सीएम होगा, जबकि नाम मात्र की कार्यपालिका राज्यपाल होंगे। यानी ऐसा लगेगा कि राज्यपाल प्रमुख है, पर प्रमुख जो है उनकी जो शक्तियां हैं वो सीएम के पास होंगी। ठीक है, तो ये होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा राज्यपाल को देख लेते हैं। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, साथ में ये राज्य का प्रथम नागरिक, राज्य का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, राज्य का, जैसे देश का प्रथम नागरिक कौन होते हैं, राष्ट्रपति, वैसे ही राज्य का प्रथम नागरिक कहलाते हैं राज्यपाल। ठीक, ये संवैधानिक प्रमुख होते हैं कार्यपालिका के। इसके अलावा इसमें बहुत सारे अनुच्छेद आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अनुच्छेद 153 के तहत कहा गया है कि किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा और एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे दिया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, साथ में इंक्लूड कर लीजिए एक ही व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति कोई भी, ठीक है, जो भी राज्यपाल बनेंगे, दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, 153 ये कहता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, अनिवार्य है, और वो ये भी कहता है कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, बनाए जा सकते हैं। ठीक है, वहीं आपके अनुच्छेद 154 में कहा जाता है कि जो राज्यपाल है उसके अंदर, उसमें जो है कार्यपालिक शक्तियां जो है समाहित होंगी। किसके अंदर, कार्यपालिक शक्तियां जो है राज्यपाल में निहित होंगी, समाहित होंगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें न्यूनतम योग्यता मतलब आयु योग्यता रखी गई है, कम से कम 35 वर्ष का आयु होना चाहिए राज्यपाल होने के लिए। ठीक है, और वेतन इसकी कितनी होगी, 3.5 लाख रुपए प्रति माह होगी राज्यपाल की। ठीक है,
निवास स्थान कहाँ? राजभवन भोपाल में, राजभवन भोपाल में। इतनी चीजें हो जाती हैं आपके किससे? राज्यपाल से संबंधित। लेकिन ये मोटा मोटा है, पूरे अनुच्छेद, पूरे आर्टिकल्स को हम यहाँ पर बारी बारी से देखेंगे। कौन इन्हें नियुक्त करता है, कब तक इनका कार्यकाल होता है, शपथ कौन दिलाते हैं, इनकी कार्य शक्तियां कौन सी होती हैं, ये सारी चीजों को हम यहाँ पर अभी डिटेल में चर्चा करेंगे राज्यपाल की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देख लीजिए उनसे संबंधित जो भी आर्टिकल्स हैं उसको देख लेते हैं। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है तो हमने देखा कि 155 के तहत उनकी नियुक्ति जो है कौन करते हैं? अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, वहीं 156 क्या कहता है कि उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। उसमें कार्यकाल के बारे में बताया गया है 156 में, उनका कार्यकाल 5 वर्ष तक होगा या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। दोनों चीजें ध्यान रखिए, 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक उनका जो है पद रहेगा। 156 के बाद 157 में आते हैं, योग्यताओं के बारे में दिया गया है। योग्यताओं में जैसे कि उनकी कम से कम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए, वो भारत के नागरिक हो, पागल व दिवालिया न घोषित किए गए हो, इस तरह से उन पर कोई और दूसरा प्रकरण ना हो या कोई शासकीय पद का लाभ ना ले रहे हो, इस तरह की योग्यताएं होनी चाहिए। चौथा, इनकी सेवा शर्तें, कैसी सेवा शर्तें होंगे और ये किस में है? आर्टिकल 158 में। तो ये ध्यान रहेगा। 53 में हमने क्या देखा? किसी राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है, और एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। 154 बोलता है कि कार्यपालिक शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होती है। 155 कहते हैं कि राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे, ठीक है, और 156 बोलते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक उनका पद रहेगा। वहीं पर 156 के बाद 57 में उनकी योग्यताएं हैं, फिर उसके बाद सेवा शर्तें हैं 58 में, फिर आते हैं आपके 159 में। इसमें दिया गया है शपथ के बारे में कि राज्यपाल नियुक्त होने के बाद शपथ किस कहाँ पे लेंगे? तो वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है शपथ लेंगे। ठीक, इसके बाद इनके हम त्याग पत्र की भी बात करेंगे। ठीक है, शपथ लेने के बाद ये जो है अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। राज्यपाल अगर शपथ लेते हैं पद का तो वो होंगे मुख्य न्यायाधीश कहाँ के? हाई कोर्ट के, ठीक है, उच्च न्यायालय के। लेकिन जब वो त्याग पत्र देंगे तो वो अपने राष्ट्रपति को देंगे, ठीक, जिन्होंने उन्हें नियुक्त किया है। तो 159 तक ये हो गया आपका। आगे देख लेते हैं राज्यपाल की कार्यपालिक शक्तियां। अभी और है इसमें आर्टिकल जुड़े हुए हैं, उनको भी हम देखेंगे, ठीक है ना। राज्यपाल की प्रमुख कार्यपालिक शक्तियों को देख लीजिए। ये राजनैतिक नियुक्तियां कराते हैं। राजनैतिक नियुक्तियां तो राजनैतिक तौर पे किन के? मुख्यमंत्री हो गए, उनकी सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री के सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति कराते हैं। प्रशासनिक और विधिक नियुक्तियां भी की बात करें तो यहाँ पे विधिक नियुक्तियां भी आपको देखने को मिलेगी। हमने बोला था जिसकी स्थायी कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, तो स्थायी कार्यपालिका में आपको बहुत सारे ऐसे विधिक नियुक्तियां मिलेंगी जिनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जैसे बहुत सारे लोक सेवा आयोग है, दूसरे भी कमीशन है, उनके अध्यक्ष हो गए, या सदस्यों की नियुक्ति करना, या महाधिवक्ता की नियुक्ति करना। इसके अलावा जो भी राज्य के बहुत सारे अलग अलग विश्वविद्यालय हैं या फिर आपके महाविद्यालय हैं, तो कॉलेजेस वगैरह है, उनके कुलपति वगैरह का यहाँ दिया हुआ है ना, शैक्षणिक नियुक्तियां। तो राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करना ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अनुच्छेद 356 काम करता है। ठीक है, राष्ट्रपति का जब भी शासन लगेगा तो उस दौरान राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे राज्यपाल। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, किससे? राज्यपाल की कार्य या शक्तियों पर आधारित। इसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिकल्स अभी बच रहे हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे अन्य शक्तियों में विधायी शक्तियां, 174 अनुच्छेद 174 क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल के सत्र बुलाना या सत्रावसान करना या विघटन करना उस सत्र का, ये सारी शक्तियां राज्यपाल को देता है अनुच्छेद 174। ठीक है, अनुच्छेद 174। वहीं अनुच्छेद 200 क्या कहता है कि राज्य के बिलों में या विधेयकों में, ठीक है, बिलों में या विधेयकों पर अनुमति देना या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना।
ये प्रमुख कार्य होता है। कौन सी शक्तियां आती है? ये विधायी शक्तियां होती है राज्यपाल की। बिलों में क्या होता है या विधेयक क्या होते हैं? तो कोई भी आपको मुद्दा या कोई भी बात आपको क्या करना है? लागू करवाना है, ठीक है? वहां पे पास करवाना है तो उसको एक विधेयक के माध्यम से लाया जाएगा। उसे आप एक पत्र कह सकते हो, एक अधिकार पत्र। तो उस पत्र को ही हम यहाँ पर बिल या विधेयक कह देते हैं, ठीक है? तो उसमें अनुमति देने का भी अधिकार है या उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, ताकि उनसे, क्योंकि सुपीरियर बिल हो सकते हैं, कोई बड़े विधेयक हो सकते हैं, तो उसे राष्ट्रपति के लिए संरक्षित करना, ये अनुच्छेद 200 में उनको अधिकार प्राप्त है, विधायी शक्तियों में आता है, ठीक है? वहीं वित्तीय शक्तियां भी राज्यपाल को प्राप्त है। जैसे 202 अनुच्छेद 202 कहता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य विधानमंडल के समक्ष बजट को जो है, बजट को शामिल रखना या समक्ष में रखना। तो विधानमंडल के सामने प्रत्येक वर्ष जब भी आपका बजट सत्र चलेगा उस समय बजट को प्रस्तुत करना, ये राज्यपाल का ही वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आता है, ठीक है? अब आगे देखते हैं, न्यायिक शक्तियां भी राज्यपाल को प्राप्त है यहाँ पे, ठीक है? जैसे 161 अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त हो सकती है, प्राप्त होती है, ठीक है? ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकते हैं? क्षमादान की शक्ति क्या कहलाती है? जैसे राज्य का कोई भी नागरिक है, उसे कोई बड़ी सजा मिली है, ठीक है? और वो राज्यपाल के पास जाते हैं क्षमादान के लिए, तो उस अवस्था में अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल उस पर विचार कर सकते हैं और जो भी उनके पॉजिटिव होंगे या सकारात्मक पहलू को देखते हुए कि उस व्यक्ति के साथ जो है क्या हम वैसी स्थिति रख सकते हैं, क्या उसको क्षमा किया जा सकता है, और उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वो दंड को कम कर सकते हैं, परिहार या पूरी तरह से निलंबन कर सकते हैं, यानी पूरी तरह से समाप्त भी कर सकते हैं। और इसी तरह की शक्ति जो है राष्ट्रपति को भी प्राप्त है, ठीक है? कौन सी है वो? अनुच्छेद 72 में। जैसे 161 जो है, अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है, उसी तरह राष्ट्रपति को भी अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति के अनुसार अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी की फांसी की सजा भी माफ कर सकते हैं। इतना बड़ा ये अधिकार होता है, इसे न्यायिक शक्ति के अंतर्गत पढ़ा जाता है, ठीक है? चलिए आगे देखें। अब अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को 213 में दिया गया है, ठीक है? 213 में, और राष्ट्रपति होंगे तो 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब ये अध्यादेश क्या होते हैं? अध्यादेश क्या होते हैं? तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, राज्य में कुछ विपरीत या जो है अनुकूल नहीं होती, ऐसी परिस्थितियां जो है आ जाती हैं, तो अचानक से नियम बनाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो अलग से जो है तुरंत तत्कालीन रूप से नियमों की आवश्यकता होती है, तब जाकर के उसे हम अध्यादेश के रूप में लाते हैं, ठीक है? तो कौन करेगा ये? तो राज्यपाल को ये अधिकार है कि वो 213 अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तत्काल रूप से कोई भी नियम जो है ला सकते हैं, लागू करा सकते हैं, ठीक है? तो इसी तरह की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को भी प्राप्त है, और राष्ट्रपति को यह अधिकार 123 के तहत प्राप्त है, और राज्यपाल की बात होगी तो 213। कंफ्यूज नहीं होइएगा, नंबर आगे पीछे किया है बस। 123 राष्ट्रपति से संबंधित है, 213 राज्यपाल से संबंधित है, और ये दोनों अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की अधिकार या शक्तियां प्रदान करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, इस अध्यादेश के बारे में। संवैधानिक आधार कहाँ से मिल रहा है? अनुच्छेद 213 से। इसका प्रभाव, अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम का होता है। देख पा रहे हैं, यानी ऐसा नहीं है कि समय समय पर यह तत्काल रूप से लाया गया है तो इसका असर कम होगा, बिल्कुल भी कहीं पर भी असर नहीं होगा। इसका प्रभाव उतना ही होगा जितना विधानमंडल द्वारा जो भी पारित अधिनियम के अधिकार या बल या प्रभाव होते हैं, ठीक है ना? हाँ, अवधि कितनी हो सकती है? तो देखो, सत्र पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर इसे पारित करना आवश्यक होता है। तो ऐसा नहीं है राज्यपाल अध्यादेश लाए तो मन किया तो लागू करो, नहीं किया तो नहीं करेंगे। आया है तो उसे लागू करना होगा, ठीक है? सत्र स्टार्ट होने के 6 सप्ताह के भीतर उसे लागू करना, पारित करना अनिवार्य है। इतना ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, अन्यथा यह जो है समाप्त हो जाएगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है? दोनों चीजें हैं, एक अवधि दी गई है, अगर 6 सप्ताह के अंदर इसे लागू नहीं किया जाता तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, ठीक? चलिए
आगे बढ़े। तो ये राज्यपाल से संबंधित कुछ आर्टिकल्स हो गए और उनकी अलग अलग शक्तियां हो गई। आर्टिकल्स के साथ आपको याद करना है, क्योंकि यहाँ पे शक्तियां तो पूछ सकता है, लेकिन कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल उन्हें यह अधिकार देता है, ये जरूर पूछा जा सकता है। तो आप आर्टिकल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अब महत्वपूर्ण राज्यपाल जो रहे हैं और क्यों प्रसिद्ध रहे हैं, क्यों उन्हें पढ़ना जरूरी है, उन्हें भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल थी, ठीक है। और सबसे कम उम्र की, उस समय में सबसे कम उम्र की जो है महिला राज्यपाल थी, 61 वर्ष रहा है इनका एज। सबसे कम समय के लिए जो राज्यपाल रहे हैं वो है बीपी सीतारमैया, ठीक है। 7 माह 12 दिन के लिए राज्यपाल बने। वहीं भोपाल गैस कांड, ये वाला बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी, वो घटना, उस समय में राज्यपाल कौन थे राज्य के, तो के.एम. चांडी, ठीक है। भारत के बाहर जन्मे कौन से राज्यपाल है, डॉक्टर भाई महावीर, लाहौर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। छत्तीसगढ़ गठन के समय भी ये राज्यपाल रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा सबसे लंबे समय तक जो आपके राज्यपाल रहे हैं वो है एच.वी. पाटस्कर, ठीक है। 7 वर्ष 7 माह 27 दिन तक ये जो है क्या रहे हैं, राज्य के राज्यपाल। सबसे लंबे समय तक कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं ओपी कोहली, 16 माह के लिए बने थे, ठीक है। वहीं जब प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब राज्यपाल कौन कौन थे, तो प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल थे सत्यनारायण सिन्हा। इतनी चीजें हो गई। लास्ट में इसको भी देख लेते हैं कि जब पद पर रहते हुए, मतलब राज्यपाल के पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई, वो थे राम प्रकाश गुप्त 2004 में। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई आपके प्रमुख राज्यपालों से संबंधित, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसे भी देख लेते हैं, जैसे डॉक्टर बलराम जाखड़, ये ऐसे राज्यपाल थे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं 7वीं 8वीं बार में, ठीक है। और पी.वी. दीक्षित लोक आयुक्त और मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, ठीक है। राज्य के जो उच्च न्यायालय उसके मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। तो ये दोनों फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे जब भी आप राज्य व्यवस्था पढ़ने बैठे मध्य प्रदेश का, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं मुख्यमंत्री में। एक दो चीजें और रह गई हैं, उसे भी हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि कार्यपालिका की 2 होती हैं, एक स्थायी होती है, एक अस्थायी होती है। अस्थायी के भी हमने 2 अभिन्न अंग पढ़े थे, एक वास्तविक और एक नाम मात्र की। तो नाम मात्र की कार्यपालिका जिसके प्रमुख राज्यपाल होते हैं, जिसे हमने पूरा पढ़ लिया, समझ लिया। अब जो वास्तविक कार्यपालिका है जिसके प्रमुख होते हैं सीएम यानी मुख्यमंत्री, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब मुख्यमंत्री कौन होते हैं, तो ये मुख्यमंत्री राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया होता है। हमने कहा था ना कि ये जो है वास्तविक होंगे, तो वास्तविक मुखिया होते हैं मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद गठित की जाती है, जिसके प्रमुख या प्रधान होते हैं मुख्यमंत्री, ठीक है ना। इनसे संबंधित जो भी चीजें हैं उन सभी को एक साथ हम देखते चलते हैं। जैसे इनकी शक्तियों के बारे में बात करें तो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करना, अलग अलग जो विभाग होते हैं, ठीक है, गृह मंत्री हो गए या फिर आपके संसाधन वन संसाधन मंत्री हो गए, ठीक है, सड़क निर्वहन मंत्री हो गए, जल संसाधन मंत्री हो गए, अलग अलग है, शिक्षा मंत्री। तो यहाँ पर अलग अलग विभागों का बंटवारा करना ये मुख्यमंत्री का काम है, शक्तियां हैं। कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करना और राज्य प्रशासन का नेतृत्व करना। साधारणतः मुख्यमंत्री ही सदन का नेता कहलाता है, ठीक है ना, सदन का नेता यही प्रमुख होते हैं। अपवाद हैं कुछ चीजें, जैसे कि चौथी विधानसभा कब लगी थी, 67 से 72 में, ठीक है। तो चौथी विधानसभा में श्रीमती विजया राजे सिंधिया सदन की नेता बनी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए सीएम के बारे में है कि अर्जुन सिंह, ये केवल एक दिन के, सबसे कम और केवल एक दिन के सीएम बने थे। लेकिन इनके समय में जो महत्वपूर्ण या बहुत बड़ी ऐसी घटना हुई थी जो नहीं भूला जा सकता, वो घटना थी भोपाल गैस त्रासदी। दोनों चीजें यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी के समय आपके राज्यपाल कौन थे और सीएम कौन थे। तो अर्जुन सिंह थे, सबसे कम समय के लिए भी थे और एक दिन, मात्र एक दिन के सीएम आप बनाए गए थे अर्जुन सिंह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री से संबंधित और भी चीजें हैं। जैसे पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है, सबसे कम कार्यकाल श्री अर्जुन सिंह का था, बताया गया एक दिन का था मात्र, ठीक है।
पहली महिला मुख्यमंत्री श्री उमा भारती जी, पहले गैर कांग्रेसी, ठीक है, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी, ठीक है। भाजपा की पहली सरकार 1990 में बनी थी, अगर आप याद रखना चाहें तो इसको रख सकते हैं। भाजपा की पहली सरकार 1990 में बनी थी। राज्य योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष प्रकाश चंद्र सेठी थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हो गए आपके, आपकी अस्थायी कार्यपालिका से, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, सीएम से संबंधित। ठीक, चलिए मंत्रिपरिषद के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद और उप मुख्यमंत्री की क्या भूमिकाएं होती है, इसे भी, क्योंकि ये भी आपकी कार्यपालिका का ही हिस्सा है। ठीक है, शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद है वो करती है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो प्रमुख होगा उसी के परिवार या उसी के सदस्य जो है मुख्य रूप से भूमिका निभाएंगे। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होंगे। किसके प्रति होंगे? जो भी मंत्रिपरिषद है वो राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, विधानसभा के, क्योंकि उसी का ही तो अभिन्न अंग है ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कार्यपालिका से आते हैं और कार्यपालिका का काम है विधायिका या विधानसभा के माध्यम से जो भी आपके नीति बनाए जाते हैं या नियम बनाए जाते हैं उसे लागू कराना। ठीक, इसीलिए उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। संरचना, इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार भी हो सकते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री भी शामिल होते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा उप मंत्री का भी यहाँ पे पद, उसको थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। यह पद संवैधानिक नहीं होता, लेकिन या बल्कि राजनीतिक सुविधा के लिए इसे बनाया जाता है, और अब तक मध्य प्रदेश में 4 व्यक्ति इस पद पर सुशोभित रह चुके हैं। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है कि ये कोई संवैधानिक पद नहीं है कि इसे बनाया जाना अनिवार्य है। कभी कभी जब इसकी जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, तभी ये पद जो है क्रिएट किए जाते हैं उप मुख्यमंत्री का। जैसे कौन कौन रह चुका है, तो केवल 4 व्यक्ति अब तक जो है उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। श्रीमती जमुना देवी, श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा, शिव भानु सोलंकी, श्री सुभाष यादव, ये 4 प्रमुख व्यक्ति हैं जो अब तक मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें जब हो जाती हैं लास्ट में, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के बारे में हो गया। ठीक, अब आते हैं स्थायी कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या? अगला जो अभिन्न अंग होता है स्थायी कार्यपालिका। अब हमने उसमें किसके बारे में पढ़ा था? तो सचिवालय। स्थायी कार्यपालिका जो कि चुनाव के माध्यम से नहीं आते, मुख्य परीक्षाओं के माध्यम से चयनित होकर आते हैं। इनका कार्यकाल निश्चित होता है। ठीक है, लेकिन इनकी नियुक्ति जो है सचिवालय में कौन करते हैं? राष्ट्रपति या राज्यपाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थायी कार्यपालिका, इसे मुख्य सचिव इसका जो है प्रमुख होता है। ठीक है, विधिक सलाहकार के रूप में हमने बताया था स्टार्टिंग में कि ये मुख्य रूप से सरकार को सलाह देने का काम करते हैं। ठीक है, उनको परामर्श देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो आते हैं सबसे पहले मुख्य सचिव के बारे में। राज्य का प्रथम नागरिक सेवक, राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल, लेकिन राज्य का प्रथम नागरिक सेवक ये कहलाते हैं मुख्य सचिव। ठीक है, आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं। ठीक है, सीनियर भी होंगे और आईएएस लेवल के अधिकारी होंगे। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। सचिवालय वल्लभ भवन में इनका जो है रहता है। ये जहां पर भी होंगे, कहाँ होंगे? वल्लभ भवन में इनका सचिवालय होगा, मिनिस्ट्री होगी इनकी। ठीक है, अरेरा हिल्स में, भोपाल में। प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? CHS कामत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। ठीक है, राज्य के मुख्य जो सचिव रहे हैं प्रथम वो है HS कामत। एकमात्र महिला मुख्य सचिव जो रही है श्रीमती निर्मला बुच। ठीक है, इसके बाद दूसरे मुख्य सचिव श्री RCVP ये रहे हैं नरोना। ठीक है, RCVP नरोना, इनके नाम पर प्रशासन अकादमी भी बनाया गया है। ठीक है, प्रशासन अकादमी बनाया गया है। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं मुख्य सचिव से संबंधित। इसके बाद आते हैं महाधिवक्ता। हमने बताया था ना कि क्या होते हैं, तो आप इनको सरकार का वकील कह सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है ये। ठीक है ना, इसे ही हम क्या बोलते हैं? महाधिवक्ता। 165 के तहत इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक, योग्यता कौन, किसको बनाया जा सकता है महाधिवक्ता? तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो, ठीक है, उन्हें ही महाधिवक्ता का पद दिया जाएगा। नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है,
ठीक है, ध्यान रखना कि विधानमंडल की जो भी कार्यवाही होगी उसमें ये महाधिवक्ता भाग ले सकते हैं, लेकिन जब भी चुनाव होगा उस चुनाव में जो है ये भाग नहीं लेंगे, राज्यपाल के चुनाव में ये भाग नहीं लेंगे। कौन बोलता है? अनुच्छेद 177 बोलता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हो गई आपके मुख्य सचिव और महाधिवक्ता के बारे में। तो यहाँ आपका जो कंप्लीट होता है क्या, कार्यपालिका भी पूरी तरह से। अब जो भी हमने पढ़ा है उसका पूरा यहाँ पर विवरण आप देख सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं पूरे डिटेल के साथ उनको शॉर्ट में यहाँ पर दिखा दिया है एक साथ। आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और नोट्स तो आपको मिल सकते हैं, हमने पहले ही बता दिया। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जो देख लेते हैं, जो कार्यपालिका से पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। जैसे मध्य प्रदेश में सबसे कम समय के लिए जो मुख्यमंत्री रहे कौन है? अर्जुन सिंह। क्या हुआ था इनके समय में? भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, उसी दिन हुआ था। मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का जन्म भारत के बाहर हुआ है? ये भी हमने नाम देखा है, डॉक्टर भाई महावीर, लाहौर पाकिस्तान में हुआ है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वो होते हैं मुख्यमंत्री, हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, और संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्यपाल और वास्तविक प्रमुख होंगे सीएम, होंगे मुख्यमंत्री। किस मुख्यमंत्री के समय पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, यानी भाजपा की सरकार पहली बार बनी थी, किसके समय में? तो श्री कैलाश जोशी ये थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो सकता है, आ सकता है। राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति कौन करते हैं? हमने राज्यपाल के बारे में हमने पढ़ा है ना, शैक्षिक अधिकारी और शक्तियों के बारे में हमने देखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के एकमात्र महिला मुख्य सचिव कौन थे? निर्मला बुच। तो ये भी हमने पढ़ लिया है, वहीं से रिलेटेड आपके ये क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। पूरी कार्यपालिका हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ बता दिया है। ये सभी एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम की तैयारी के लिए आपकी मदद कर सकता है। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा, जो भी आप देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी फैक्ट हो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए अगर आप एग्जाम की तैयारी ईमानदारी से करना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।